हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग सभी। मैं सूरज एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके ही अपने यूट्यूब चैनल द ब्रैडो में। और मैं फिर हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ। आशा करूंगा ये वीडियो भी आपको अच्छी लगेगी दोस्तों। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मैं एक बात और जरूर बोलूँगा कि आप जो पिछली वीडियो हैं उनको जरूर देखें, ताकि आपको एक टेबल टाइप की, मतलब एक कहने का क्या मतलब है, सीढ़ी जैसी मिले। अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते जाएंगे, क्योंकि अगर हमें ऊपर जाना है तो हमें कदम नीचे रख के ही ऊपर जाना होगा दोस्तों। और अगर आप ऐसे करके जाएंगे तो यकीनन आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प भी मिलेगी और आपको बहुत ज़्यादा अनुभव भी प्राप्त होगा। अगर आप सीधे डायरेक्ट यहाँ से जाने की कोशिश करेंगे, कहाँ से, इस तरफ से, देखो इस तरफ से जाने की तरफ करेंगे तो ये गड़बड़ हो जाएगा। अगर आप नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा दोस्तों। तो बनते हैं, चलते हैं वीडियो की तरफ। तो आज का जो वीडियो है वो आदिकाल में पहला वीडियो माना जाएगा, क्योंकि इससे पहले जो आदिकाल की वीडियो थी वो कहीं ना कहीं वो साहित्य को लेकर थी। साहित्य मतलब जो ग्रंथ लिखे गए हैं या जो ग्रंथ हमें प्राप्त हुए हैं। अब हम बात करेंगे कि आदिकाल की शुरुआत, जो कि साहित्य के अगर हम मुख्य 4 भाग बांटे गए हैं, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल, तो उस काल में आज हम पहुंच चुके हैं दोस्तों। अभी तक हम क्या कर रहे थे कि एक प्रकार से जब हम मकान बनाते हैं तो एक बुनियाद रखते हैं ना, तो उसी प्रकार से बुनियाद चल रही थी। अब हम बात करेंगे, लेकिन अब क्या हो गया कि नींव स्टार्ट हो गई है दोस्तों। मैं फिर से बोलूँगा, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो दोस्तों आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और यकीनन पूरी वीडियो देखिएगा और कमेंट जरूर करें कि आपको वीडियो कैसी लगी है। तो देखो, पहला पॉइंट इसमें क्या बोला जा रहा है कि हिंदी साहित्य के जन्म काल, शिशु काल और प्रारंभिक काल को ही आदिकाल कहा गया है। आदि मतलब क्या होता है, शुरुआत, और अंत मतलब क्या होता है, समाप्ति। तो आदि मतलब किसी भी काम का शुरू करना मतलब आदि करना, और जब समाप्ति करना तो अंत कर देना। तो क्या बोल रहा है कि हिंदी साहित्य के जन्म काल, शिशु काल और प्रारंभिक काल को ही आदिकाल कहा जाता है। अगला पॉइंट देखो, उसमें क्या बोल रहा है, भारतीय राजनीतिक दृष्टिकोण। कैसा दृष्टिकोण, देखो दोस्तों, राजनीतिक दृष्टिकोण से जब भारत में हर्षवर्धन साम्राज्य का पतन हो रहा था, उसी समय हिंदी का उदय हो रहा था। तो मतलब पतन किसका हो रहा है, हर्षवर्धन का पतन हो रहा था दोस्तों। पतन हो रहा था हर्षवर्धन का और उदय हो रहा था हिंदी का। अब बात करते हैं कि हर्षवर्धन का पतन कब हुआ था। तो लगभग 643 से 645, मुझे अभी सन एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि हर्षवर्धन की जो मृत्यु हुई थी वो 647 के 43 के बीच में ही हुई थी। अब मैं एक छोटी सी तुम्हें बताता हूँ, आप कभी हिस्ट्री पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा जरूर कि हर्षवर्धन हर्षवर्धन का भाई का नाम देखो, हर्षवर्धन था, फिर राज्यवर्धन था इसका भाई। इनकी बहन का नाम था राज्यश्री। जो राज्यश्री थी उसी के चक्कर में बहुत बड़ा युद्ध हुआ था, जिसमें हर्षवर्धन और राज्यवर्धन की भी मृत्यु हुई थी। ये भी कुछ रीज़न था, क्योंकि इनको मारने वाला था शशांक था। शशांक भी क्या था, इनकी कभी कहानी तुम्हें बताऊंगा मैं, बहुत यूनिक कहानी है वैसे। तो मतलब आपने हिंदी में याद रखना है कि हिंदी की शुरुआत तब हो रही थी जब हर्षवर्धन के राज्य का पतन हो रहा था, क्योंकि उस समय पे सबसे शक्तिशाली था राजा हर्षवर्धन। और हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद ही अराजकता फैली थी दोस्तों। अराजकता का कहने का क्या मतलब होता है, जब बड़ा राज्य ना होता है, जो छोटे छोटे गढ़ के राजा होते हैं वो आपस में लड़ने लग जाते हैं। पहले क्या होता है कि बड़े राजा उससे नहीं लड़ते हो, डर के रहते हैं, तो दब के रहते हैं, तो इसी को बोलते हैं अराजकता फैलना। और हर्षवर्धन के मरने के बाद ही अराजकता फैली थी दोस्तों। आदिकाल में देखो, एक पॉइंट बोल रहा है, आदिकाल में भाषा के आधार पर, किसके आधार पर दोस्तों, भाषा के आधार पर रचनाएं। तो आदिकाल में भाषा के आधार पर रचनाएं देखो कितने प्रकार से मिलती हैं। तो याद रखिए, आदिकाल में 2 प्रकार की रचनाएं मिलती हैं। कितने प्रकार की रचनाएं मिलती हैं, 2 प्रकार की। भाषाओं के आधार पर बोल रहा है ये कि भाषाओं के आधार पर कितने प्रकार की रचनाएं मिल रही है। एक मिल रही है अपभ्रंश की, दूसरी मिल रही है देश भाषा। देश भाषा उसको बोलते थे जो उस समय पे आम बोलचाल की भाषा थी दोस्तों। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। शुक्ल जी ने आदिकाल में 12 ग्रंथों को ही साहित्यिक मानते हैं। मतलब शुक्ल जी ने कुल कितने ग्रंथों को साहित्यिक माना आदिकाल के अंतर्गत, सिर्फ 12 को। और 12 में से भी अपभ्रंश के अंतर्गत उन्होंने डाले 4 काव्य, 4 ग्रंथ, और देश भाषा के अंतर्गत उन्होंने रखे थे 8 ग्रंथ दोस्तों। कितने ग्रंथ रखे थे देश भाषा के अंतर्गत, 8, और अपभ्रंश के अंतर्गत कितने रखे थे, 4। अब देखो इन्हें याद करने का क्या तरीका है अपभ्रंश में, देखो अपभ्रंश में 4 कौन कौन से हैं। तो मैं कैसे याद रखता हूं कि विजय होगी, 1 मिनट में सही कर दूं उसे, मैं बोलता हूं विजय,
होगी हम्मीर की। किसकी? विजय किसकी होगी भाई? हम्मीर की होगी। विजय किसकी होगी? हम्मीर की। तो विजय पाल रासो, हम्मीर रासो, विजय होगी को छोड़ देते हैं, हम्मीर की से देखो कीर्ति लता और कीर्ति पताका। मैंने क्या बोला? विजय होगी हम्मीर की, कीर्ति लता और कीर्ति पताका। अब देश भाषा के अंतर्गत देखो, देश भाषा के अंतर्गत देखो, खुमान रासो, बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद्र प्रकाश, जय मयंक जस चंद्रिका, जय मयंक जस चंद्रिका, परमाल रासो, खुसरो की पहेलियां और विद्यापति की पदावली। देखो दोस्तों, विद्यापति की जो पदावली है ना, मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूं यहाँ पे, अभी मेरे दिमाग में बात आई है। जो विद्यापति की पदावली है, इसमें भी कृष्ण के पद हैं, कृष्ण व राधा के पद। कृष्ण व राधा के पद किसमें मिलते हैं? विद्यापति में। और विद्यापति को ही आधुनिक हिंदी में कृष्ण काव्य का प्रणेता भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनकी जो पदावली है, पदावली दोस्तों मैं तुम्हें बता देता हूं यहीं पे कि पदावली जो लिखी गई है मैथिली में लिखी गई है। कैसे लिखी है? मैथिली में लिखी गई है पदावली। और इसी को, इस कारण इसको क्या बोलते हैं? मैथिल कोकिल बोलते हैं। विद्यापति को क्या बोलते हैं? मैथिल कोकिल बोला जाता है। विद्यापति का जन्म था 1350 से 1440, ऐसी कुछ इनका समथिंग इनका जन्म है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो एक बहुत बड़ी बात बोल रहा है, इसको समझ के चलना। बीशल देव रासो, खुसरो की पहेली और पहेलियां और विद्यापति की पदावली। देखो दोस्तों, बीसल देव रासो, खुसरो की पहेलियां और विद्यापति की पदावली, इन तीनों को छोड़कर सब ग्रंथ वीर गाथात्मक ही हैं। मतलब आदि काल में रामचंद्र शुक्ल ने जो 12 ग्रंथों का साहित्यिक माना, उसके अंतर्गत भी उन्होंने सिर्फ 8 ग्रंथ को वीर गाथात्मक ही माना। उन्होंने 3 को वीर गाथा के अंतर्गत नहीं डाला था। किसको नहीं डाला था? बीसल देव रासो को, खुसरो की पहेलियां को और विद्यापति की पदावलियों को। दोस्तों अब अगले बात देखो क्या बोल रहा है, इसी कारण ही इस काल का नाम वीर गाथा काल रखा गया। दोस्तों क्या नाम रखा गया? वीर गाथा काल। वीर गाथा काल क्यों बोला गया? क्योंकि इसके अंतर्गत जो अधिकतर काव्य देखने को मिले हैं वो वीर गाथात्मक काव्य हैं। वीर गाथात्मक काव्य क्यों है मैं तुम्हें यह भी बता देता हूं। उस समय पे क्या होता था कि जो चारण कवि रहते थे, जो चारण कवि कहने का क्या मतलब है, जो राज दरबार इत्यादि में रहते थे, वो राजों की वीरता का उल्लेख करते थे, उनका वीरता का वर्णन करते थे। वही जो ग्रंथ होते थे उन्हीं को हमने क्या बोला? वीर गाथात्मक, वीरों की गाथा लिखने का काम करा उन्होंने, तो उन्हीं ग्रंथों को वीर गाथात्मक ग्रंथ बोला था। और इसी कारण रामचंद्र शुक्ल ने ना आदि काल का नाम भी वीर गाथा काल रखा था। इसी कारण इस काल का नाम वीर गाथा काल रखा गया था। ये किसके द्वारा रखा गया था? रामचंद्र शुक्ल के दौरान। तो आशा करता हूं ये दी गई जानकारी आपको अच्छी लग रही होगी। दिल से अगर दी गई जानकारी आपको अच्छी लग रही है ना दोस्तों, अगर आप यहां तक वीडियो देख रहे हो ना, तो अब भी यार लाइक कर दो, लाइक पे बटन क्लिक कर दो, कोई घटता नहीं है। लेकिन तुम्हारा एक लाइक और तुम्हारा एक कमेंट ना दोस्तों, हम ना पढ़ने और देखने को तरसते हैं कि यार क्या आपकी क्या मतलब इच्छा है, आपका कैसा मन है, आपको कैसा लग रहा है, हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि ऑनलाइन टाइप की क्लासेस चल रही हैं। ऑनलाइन मतलब एक प्रकार से ऐसी क्लासें हैं कि आप पता नहीं कहाँ बैठे हो, मैं पता नहीं कहाँ बैठा हूँ। हमने ऑफलाइन क्लासेस तो बहुत दी हैं। ऑफलाइन क्लास में हमें एकदम पता लग जाता है बच्चों से, है ना, कि हम देखते हैं सामने कि क्या प्रतिक्रिया चल रही है, क्या समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। लेकिन आप इस माध्यम से हमें कमेंट के माध्यम से ही अपनी बात बताएंगे दोस्तों, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला पॉइंट देखो क्या बोल रहा है, आदि काल की प्रमुख शैलियां। कैसी, क्या बोल रहा है दोस्तों? आदिकाल की प्रमुख शैलियां कितनी थी? 2 शैली थी। आदिकाल में मुख्यतः 2 शैलियां प्रयोग हुआ है। 2 शैलियों में भी देखो सबसे पहले कौन सी? एक डिंगल शैली और दूसरी का नाम क्या है? पिंगल शैली। आदिकाल की प्रमुख शैलियां डीपी, डिंगल और पिंगल। अब एक चीज समझ के चलना, खासियत देखो मैं क्या बता रहा हूं तुम्हें, ये बहुत जरूरी प्रश्न है, यहां से दोस्तों बनता भी है। डिंगल शैली में देखो एक चीज जरा ध्यान देना, अपभ्रंश के साथ राजस्थानी शब्दों का प्रयोग। अपभ्रंश के साथ राजस्थानी शब्दों का प्रयोग क्या कहलाता है? डिंगल शैली। मतलब अगर आप लिख देंगे डिंगल को लग गया डर, डिंगल को क्या लग गया? डर। डिंगल शैली को डर लग गया, मतलब डिंगल से
डिंगल में अपभ्रंश और राजस्थानी का समावेश होता है दोस्तों। और वहीं पे हम बात करेंगे किसकी, अब बात करेंगे हम पिंगल की दोस्तों। किसकी बात करेंगे, पिंगल की, कि पिंगल शैली में अपभ्रंश के साथ जब ब्रज भाषा के शब्दों का प्रयोग हो उस शैली को हम पिंगल शैली कहते हैं। तो डिंगल के लिए देखो कोड है, मैं सब कुछ कर देता हूं कट। अब करते हैं डिंगल का कोड बनाते हैं, रुको एक मिनट। डिंगल का कोड क्या है, DAR डर, और पिंगल का कोड क्या है, PAB पब। तो पब, पिंगल का क्या कोड है, पब, मतलब पिंगल, अपभ्रंश और ब्रज। पिंगल में जब अपभ्रंश के साथ ब्रज जुड़ जाए तो पिंगल शैली का निर्माण होता है। वहीं पे डिंगल शैली में देखो अपभ्रंश के साथ जब राजस्थानी जुड़ जाए तो डिंगल शैली बनती है। अब देखो एक लाइन देखो क्या बोल रहा है, जहां डिंगल में कठोर कर्कश शब्दों का प्रयोग होता है वहीं पिंगल शैली में कोमल कांत पदावली का प्रयोग होता है। और पिंगल शैली कर्णप्रिय मानी जाती है दोस्तों। कर्णप्रिय से मतलब होता है इसके पद जो होते हैं, इसके जो शब्द हैं वो काफी सुनने में सुंदर लगते हैं, काफी सुनने में कर्णप्रिय लगते हैं, जिससे हमें सुनकर हृदय तृप्त हो जाता है। उस शैली को बोलते हैं पिंगल शैली। पिंगल शैली का कोड था पब। पिंगल शैली का कोड क्या था दोस्तों, पब। अपभ्रंश में जब ब्रज जुड़ जाए तो पिंगल शैली बन जाए। अगला लाइन देखो क्या बोल रहा है कि आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां, क्या दोस्तों, आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां कितनी होती हैं, 3 होती है। आदिकाल में कितनी प्रवृत्तियां पाई गई हैं, 3 प्रवृत्तियां पाई गई हैं। एक है वीर गाथात्मक जो रासों से थी, मतलब कि जब वीर गाथाओं या किसी राजा के चरित्र या फिर उसकी वीरता का जो वर्णन किया जाता है उसे ही रासो रचना कहते हैं दोस्तों। रासो ग्रंथ क्या क्या होते हैं, याद रखना, रासो ग्रंथ वो होते हैं जब किसी राजा का वीरता का वर्णन होता है, उसी रचनाओं को, उसी ग्रंथों को रासो ग्रंथ कहते हैं। और सही में दूसरी चीज आ रही है देखो, धार्मिकता, सिद्ध, जैन, रास, तो रास शब्द आया और एक रासो शब्द आया। कवियों की रचना देखो, जो सिद्ध थे, जैन थे, इन्होंने जो अपने साहित्य या अपने धर्म को प्रचार करने के लिए, अपने धर्मों का प्रचार करने के लिए जिस भाषा का प्रयोग करा या फिर अपने जो ग्रंथ, जो अपनी रचनाएं लिखी हैं उसमें देखो धार्मिकता में नजर आती नहीं आती है कि वो अपने धर्म की तरफ जोड़ना चाह रहे हैं। तो उनके काव्यों में हमें क्या देखने को मिलेगी, धार्मिकता मिलेगी। और जो सिद्ध, जैन, फागो आदि इनसे जो लिखे गए, इन जो कवियों संतों द्वारा जो लिखा गया उसी को हमने क्या बोला है दोस्तों, रास ग्रंथ। रास ग्रंथ जो होते हैं वो अपने धर्म से संबंधित होते हैं, जो ये पंडित लोग हमें सुना रहे हैं या फिर हमें अपने धर्म की ओर आकर्षित करते हैं, उसको बोलते हैं रास ग्रंथ। जो राजाओं की वीरता का वर्णन कराते हैं वो उसे कहते हैं रासो ग्रंथ। तीसरी चीज आ रही है श्रृंगारिकता दोस्तों। तीसरी क्या आ रही है, श्रृंगारिकता। विद्यापति की पदावली में क्या मिलती है, हमें श्रृंगारिकता देखने को मिलती है दोस्तों। अगला पॉइंट देखो क्या बोल रहा है, फिर से देखो लाइन, आदिकाल में भाषा के आधार पर, मैं तुम्हें बता चुका हूं दोस्तों, है ना, बार बार हम क्वेश्चन को रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि हमें समय आगे बढ़ेगा, तो हम इसको फास्ट कर देते हैं। आदिकाल में भाषा के, ये गड़बड़ हो जा रहा है, भाषा में, भाषा के आधार पर 2 होती हैं। 2 कौन कौन सी थी, एक अपभ्रंश थी, देश भाषा। अपभ्रंश में मैंने तुम्हें बता ही रखा है कि विजय होगी हम्मीर की। अपभ्रंश में देखो विजयपाल रासो, सॉरी विजयपाल रासो, हम्मीर रासो, कीर्तिलता, कीर्ति पताका सब अपभ्रंश की थी। और देश भाषा में कितनी थी दोस्तों, 8 थी। याद रखेंगे कि रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य की 12 जो ग्रंथ थे उन्हीं को ही आदिकाल में रखा है, और उसमें से भी उन्होंने सिर्फ 9 को रखा है, 3 को तो उन्होंने रखा ही नहीं है वीर गाथात्मक के अंतर्गत, बीसल देव रासो को, विद्यापति की पदावली को और खुसरो की पहेलियां को दोस्तों। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अब ये क्या बोल रहा है, आदिकाल का सीमांकन। दोस्तों यहां से क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाएगा, परीक्षा में हमें क्वेश्चन यहां से देखने को मिल जाएगा। तो आदिकाल का सीमांकन पढ़ते हैं हम, तो देखते हैं जरा ढंग से इस चीज को कि गिरियर्सन ने आदिकाल की जो प्रारंभिक सीमा मानी 643 ईस्वी मानी और अंतिम सीमा क्या मानी, 1400 मानी। मतलब गिरियर्सन, जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन ने
अगर हम बात करेंगे जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने आदिकाल की शुरुआत कब मानी? 643 से मानी थी। और दूसरा पॉइंट देखो क्या आ रहा है, मिस्र बंधु। दूसरी लाइन किसकी आ रही है देखो, मिस्र बंधु ने भी कितने से मानी है? 643 से मानी है और 1389 में इन्होंने क्या मानी है? समाप्ति मानी है। अब मैं तुम्हें एक चीज और बता देता हूँ, याद कैसे रहेगा कि 1343 में इन दोनों ने माना है। याद करने का सिंपल सा मैं तुम्हें तरीका बता देता हूं आपको दोस्तों। ग्रियर्सन और मिस्र बंधु, ग्रियर्सन और मिस्र बंधु ने हिंदी साहित्य का इतिहास जो लिखा था, या फिर जो हिंदी साहित्य की जो रचना करी थी, वो किस क्रम, जो उसकी रचना पद्धति थी, सॉरी हिंदी साहित्य की रचना पद्धति उन्होंने क्या प्रयोग करी थी? काल क्रम अनुसार पद्धति, काल अनुक्रम पद्धति या काल अनुक्रम पद्धति के अंतर्गत ग्रियर्सन और मिस्र बंधु दोनों का नाम आता है। तो दोनों ने काल अनुक्रम पद्धति का प्रयोग करा और आदिकाल की जन्म स्थिति या फिर प्रारंभिक सीमा भी क्या मानी है? समान मानी है, 643 ईस्वी। अब हम बात करेंगे किसकी दोस्तों? हम बात करेंगे राहुल सांकृत्यायन की दोस्तों। किसकी बात करेंगे? राहुल सांकृत्यायन की। राहुल सांकृत्यायन ने 760 ईस्वी माना प्रारंभिक और 1300 माना है अंतिम सीमा। तो अंतिम पे हम इतना फोकस नहीं करेंगे, अंतिम सीमा अधिकतर बनती है मिस्र बंधु की। मैं यकीनी से बोल रहा हूं, मिस्र बंधु का पूछा जाता है। अब हम बात करते हैं किसकी? रामचंद्र शुक्ल की दोस्तों। तो रामचंद्र शुक्ल में दोस्तों जरा ध्यान दीजिएगा, रामचंद्र शुक्ल में हमें क्या करना है? ध्यान देना है कि रामचंद्र शुक्ल ने सीमा क्या मानी है? रामचंद्र शुक्ल ने जो मानी थी 993 ईस्वी मानी है। दोस्तों तुम्हें किताब में मिलेगा 1050। क्या मिलेगा? मुझे पता है आप लोगों को किताब में क्या मिलेगा? 1050। तो 1050 देख के आपने कंफ्यूज नहीं होना है, वो है संवत। संवत याद रखना, हमेशा 57 वर्ष आगे चलते हैं। ईस्वी से जो संवत होते हैं, संवत जो होते हैं दोस्तों 57 वर्ष आगे चलते हैं। तो इसीलिए मैंने तुम्हें इसकी आदिकाल का कार्यकाल माना कितना? 993। अब मैंने तुमसे बोला 57 साल आगे चलता संवत। 7 और 3 10 का 0, हंसी लग गया 1, 9 और 5 14 और 1 5 का 0, हंसी लग गया 1 5 मतलब 5 लिख दिया, 0 9 1 10, तो 10 1050। तो जो दोस्तों तुम्हें किताब में 1050 मिलता है वो होता है संवत। तो 993 भी सही है और 1050 भी दोस्तों सही है। रामचंद्र शुक्ल ने देखो समाप्ति कब मानी है? 1318। आदिकाल की समाप्ति देखो उन्होंने कब मानी है? 1318 में मानी है। और वहां पर रमा शंकर शुक्ल रसाल ने 1000 ईस्वी से शुरुआत मानी थी और 1343 में क्या मानी है? समाप्ति मानी है दोस्तों। अब बात करते हैं आदिकाल का नामकरण। सबसे बड़ा पॉइंट आ गया दोस्तों, सबसे बड़ा पॉइंट आ चुका है कि आदिकाल का नामकरण, आदिकाल का नामकरण। तो ये क्वेश्चन बहुत बड़ा क्वेश्चन बनने वाला है, तो इसको हल्के में ना लीजिएगा, आप मेहनत करो इसमें, इसे याद करने की कोशिश करेंगे। इतिहासकार, कौन से इतिहासकार ने कौन सा नामकरण रखा दोस्तों? ठीक है, अब हम बात करेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी की। सबसे पहले किसकी बात करेंगे? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का बर्थडे कब होता है? 1907 में। कब होता है दोस्तों? 1907 में। और 1907 को याद करने की ट्रिक क्या बताई थी? हजारी प्रसाद का देखो एच से नाम शुरू होता है, एच बोले तो अल्फाबेट में हम गिनते हैं तो 8, और 8 को ही मैंने बोला था 1 मान देना माइनस, तो बन जाएगा 7। तो 1907 में किसका जन्म हुआ था? हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ था दोस्तों। अब हम बात, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या बोला था? आदिकाल को बोला था आदिकाल। तो आदिकाल का जो नाम है वो किसकी देन है? जो हिंदी साहित्य का प्रारंभिक काल है, आरंभिक काल है, शिशु काल है, उसको आदिकाल का नाम किसने दिया था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया था दोस्तों। अब हम बात करेंगे रामचंद्र शुक्ल ने क्या नाम दिया है दोस्तों। तो रामचंद्र शुक्ल ने अभी मैंने बताया था कि आदिकाल के अंदर उन्होंने 12 ग्रंथों को साहित्यिक माना है। 12 में से 3 को साहित्य वीरगाथात्मक के अंतर्गत नहीं रखा था, 9 को उन्होंने वीरगाथात्मक के अंतर्गत रखा था। तो उसी के आधार पर रामचंद्र शुक्ल ने उस काल का नाम वीरगाथा काल रख दिया था, है ना दोस्तों। उन तीनों को जिनको वीरगाथा के अंतर्गत शामिल नहीं किया था उनमें थी बीशल देव रासो, खुसरो की पहेलियां, विद्यापति की पदावली दोस्तों। अब हम बात करते हैं अगले महावीर प्रसाद द्विवेदी की। किसकी बात करेंगे हम दोस्तों? महावीर प्रसाद द्विवेदी की। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बोला आदिकाल, रामचंद्र शुक्ल ने क्या बोला? वीरगाथा काल। महावीर प्रसाद द्विवेदी क्या बोलते हैं? बीज वपन काल। ठीक है, महावीर प्रसाद क्या बोलते हैं? बीज वपन काल। वहीं पर राम कुमार वर्मा क्या बोलते हैं? देखो, संधि एवं चारण काल। संधि एवं क्या बोलते हैं दोस्तों?
चारण काल, राम कुमार वर्मा का देखो काल विभाजन पढ़ते हैं ना, तो कहीं पे तुम्हें 4 मिलता है और कहीं पे मिलता है 5। उसका कारण क्या, मैं तुम्हें कारण बता देता हूं। जिनके किताबों में 4 मिलता है उसमें क्या है कि प्रारंभिक काल जो इनका राम कुमार वर्मा का प्रारंभिक काल है वो अंदर जाके 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। एक होता है संधि काल और दूसरा होता है चारण काल। और कई सारी किताबों जिसमें 5 दिया रहता है तो उसमें 5 कैसे दिया होता है, संधि को अलग करके दिया होता है और चारण को अलग करके दिया होता है दोस्तों। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं किसकी तरफ, राहुल सांकृत्यायन की तरफ। दोस्तों किसकी तरफ बढ़ेंगे अब हम, राहुल सांकृत्यायन की तरफ को जी की तरफ को बढ़ते हैं। तो इसमें एक लाइन में तुम्हें और बता देता हूं, अगर आपको मैं बताना चाहता हूं इसमें राहुल सांकृत्यायन जी ने क्या बोला है, सिद्ध सामंत काल। तो राहुल सांकृत्यायन जी ने आदिकाल का नाम क्या रखा था दोस्तों, सिद्ध सामंत काल दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं हम मिश्र बंधु ने, तो मिश्र बंधु ने आदिकाल का नाम रखा है आरंभिक काल। गणपति चंद्र गुप्त ने बोला था प्रारंभिक काल या शून्य काल। आदिकाल को क्या बोला था गणपति चंद्र गुप्त ने, शून्य काल या आरंभिक या प्रारंभिक काल। और वहीं पे हम बात करते हैं किसकी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की। तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने आदिकाल को बोला है दोस्तों वीर काल। क्या बोला था दोस्तों इन्होंने, वीर काल। विश्वनाथ प्रसाद ने बोला वीर काल, मिश्र बंधु ने बोला आरंभिक काल। धीरेन्द्र वर्मा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने बोला अपभ्रंश काल। और धीरेन्द्र वर्मा ने भी क्या बोला, अपभ्रंश काल। धीरेन्द्र वर्मा और चंद्रधर शर्मा गुलेरी, देखो धीरेन्द्र चंद्र चंद्रधर, धर आ रहा ना, धर इसमें देखो इन दोनों को लास्ट में देखो नाम में क्या आ रहा है, देखो धर, धीरेन्द्र और चंद्रधर, इन दोनों ने आपस में क्या बोला, अपभ्रंश काल बोला है दोस्तों। अब बात करते हैं हम किसकी, गिरियर्सन की। तो गिरियर्सन ने क्या बोला था, इधर देखेंगे चारण काल। आदिकाल का नाम गिरियर्सन ने क्या रखा है दोस्तों, चारण काल रखा था। अब बात करते हैं पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ। पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ ने बोला था, कुल में जो श्रेष्ठ होगा वो अंधकार काल बोला था दोस्तों। आदिकाल को पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ ने अंधकार काल बोला। वहीं पे रमा शंकर शुक्ल ने बोला जय काव्य काल। राम और शंकर का नाम आ गया दोनों भगवानों का, तो जय काव्य काल हो गया। ठीक है दोस्तों, अगला आ रहा है राम खिलावन पांडे। राम खिलावन पांडे ने आदिकाल का नाम संक्रमण काल रखा। क्या रखा दोस्तों, संक्रमण काल रखा। और यहीं पे हम बात करते हैं किसकी, मोहन अवस्थी की। तो मोहन अवस्थी ने इसको नाम दिया आधार काल। मोहन अवस्थी ने आदिकाल को नाम रखा था आधार काल। शंभुनाथ ने इसका नाम रखा प्राचीन काल। शंभु भगवान सबसे प्राचीन भगवान है, ऐसे रखेंगे शंभु भगवान हमारे सबसे प्राचीन भगवान है। वासुदेव जी ने क्या रखा था, उद्भव काल। कृष्ण भगवान जी मतलब वासुदेव ने क्या नाम रखा था, वासुदेव जी ने नाम रखा था उद्भव काल। और बच्चन सिंह ने इसको क्या बोला, अपभ्रंश काल। तो इधर देखेंगे धीरेन्द्र वर्मा है ना, धीरेन्द्र वर्मा था और बच्चन सिंह, धीरेन्द्र वर्मा, बच्चन सिंह और चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी इन तीनों ने आदिकाल का नाम क्या रखा, अपभ्रंश काल, CBD। अरे एक इस तरीके से याद कर लेते हैं ऐसे, इधर देखो CD, इधर देखो BCD, इन तीनों ने आदिकाल को क्या बोला है, अपभ्रंश काल। मतलब कौन BCD में, देखो बच्चन सिंह, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, धीरेन्द्र वर्मा, इन तीनों ने BCD ने आदि। अच्छा ये लो ए और जोड़ दो, ए क्यों जोड़ दिया मैंने, इधर देखो ए से हो गया अपभ्रंश को, अपभ्रंश मतलब आदिकाल को। अपभ्रंश किसने बोला, अपभ्रंश किसने बोला, बच्चन सिंह ने बोला जी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने बोला जी, और धीरेन्द्र वर्मा ने बोला जी। ठीक हो गया, ये भी क्लियर हो गया अपना। अब हम बात करते हैं श्याम सुंदर दास की। श्याम सुंदर दास ने बोला था वीर काल या अपभ्रंश काल। श्याम सुंदर दास ने क्या बोला, वीर काल या अपभ्रंश काल। दोस्तों आदिकाल के प्रथम कवि पे बात करते हैं आज। आदिकाल के प्रथम कवि देख लेते हैं, पीडीएफ कितनी बची हुई है, नहीं तो मैं इसे बाद में कराऊंगा। चलो एक ही पेज करवाऊंगा और आदिकाल से संबंधित तथ्य बाद में कराऊंगा। आदिकाल के प्रथम कवि की बात करते हैं। तो प्रथम कवि में देखो दो चीजें आ रही हैं सबसे मेन, आप याद रखेंगे, प्रस्तोता और प्रथम कवि। मतलब
किस प्रस्तोता ने या फिर किस लेखक ने, किस साहित्यकार ने किस कवि को आदिकाल का पहला कवि माना है दोस्तों। तो यहां से प्रश्न बहुत देखने को हमें मिलते हैं और ऐसे ही आते हैं जोड़े लगाने के लिए। सबसे पहले बात करेंगे राहुल सांकृत्यायन ने। तो राहुल सांकृत्यायन की बात करते हैं। तो राहुल सांकृत्यायन के बारे में देखो एक बात आ रही है, सरहपाद 769 ईस्वी। तो सरहपाद को आदिकाल का पहला कवि माना। और याद रखना सरहपाद को हिंदी का भी पहला कवि माना जाता है, मैं तुम्हें ये बता देता हूँ यहीं पे ही। तो राहुल सांकृत्यायन ने किसको माना पहला कवि? सरहपाद को माना, जिनका क्या है कार्यकाल 769 ईस्वी। कार्यकाल क्या? जन्मदान का। और मैं तुम्हें एक चीज यहीं पे बताना चाह रहा था, क्या याद रहेगा, राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल की शुरुआत 760 से मानी थी। आदिकाल की शुरुआत कब से मानी है? 760 से। और पहला कवि कितने में माना इनने? सरहपा को 769 में। इसलिए तुम्हें मैं यहाँ पे वापस लौटा के लाया हूं। तो इन्होंने शुरुआत मानी 760 से और 769 में जब सरहपा आए तो उन्होंने बोला कि हिंदी या आदिकाल के पहले कवि कौन है? सरहपा है, 769। और कार्यकाल कब से शुरू करा इनने? 760 से आदिकाल का दोस्तों। अब हम बात करते हैं किसकी, देखो उधर दूसरे में क्या आ रहे हैं, देखो उधर शिव सिंह सेंगर। शिव जी के मंदिर में पुष्प डालते नहीं डालते हम? शिव जी के जब शिव मंदिर में जाते तो हम पुष्प डालते नहीं डालते? डालते हैं। तो शिव जी भगवान पुष्प, तो पुष्पदंत के जो कार्यकाल है वो 10वीं सदी है, ये सर्वमान वाली है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 900 कुछ मानी थी, 9वीं सदी मानी थी। और मानी कितनी जाती है इनकी? 10वीं सदी मानी जाती है। और कार्यकाल था इनका 952 था या 62 ऐसी कुछ था इनका, मैं तुम्हें आगे बताऊंगा जरूर। लेकिन इनकी जो सर्वमान्य सती है वो 10वीं सदी है, इतना कंफर्म है दोस्तों। अब बात करते हैं गणपति चंद्रगुप्त की। तो गणपति चंद्रगुप्त ने आदिकाल का पहला कवि माना है शालिभद्र सूरि को। किसको माना दोस्तों आदिकाल का पहला कवि? शालिभद्र सूरि को। गणपति चंद्रगुप्त ने शालिभद्र सूरि को बोला, शिव सिंह सेंगर ने पुष्प या पुण्य कवि को बोला, और राहुल सांकृत्यायन ने सरहपाद को बोला दोस्तों, ठीक है। राम कुमार वर्मा ने आदिकाल का पहला कवि माना स्वयंभू को। स्वयंभू का कार्यकाल देखते हैं जैसा 693, ठीक है दोस्तों। स्वयंभू को अपभ्रंश का पहला कवि स्वयंभू को राम कुमार ने माना, लेकिन स्वयंभू को ना जैन में भी पहला कवि माना जाता है। अब बात करते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी की। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बोला था अब्दुल रहमान की एक रचना है भाई, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है वो है विरह काव्य था वो, कुछ है, अब्दुल रहमान ने कुछ लिखा तो था, अभी मेरे दिमाग से उतर गया बिल्कुल, वो पूरी तरीके से ब्लैंक हो गया है, लेकिन वो विरह काव्य था, इतना मैं कंफर्म बता देता हूँ आप लोगों को। और काफ़ी प्रसिद्ध काव्य, और वो हिंदी का पहला किसी गैर हिंदू द्वारा लिखा गया धर्मेतर रास ग्रंथ था वो, है ना। धर्मेतर तो नहीं बोलेंगे, लेकिन किसी हिंदू द्वारा लिखा गया एक अलग प्रकार का ग्रंथ था। जैसे कि मैं तुम्हें बता देता हूं, मैं एक मिनट, पुस्तक का नाम देखो क्या था? संदेश रासक। अब आया याद मुझे, संदेश रासक था। और वो क्या, उसकी खासियत क्या थी देखो, संदेश रासक, अब्दुल रहमान का जो संदेश रासक देसी भाषा में मुसलमान द्वारा रचित प्रथम ग्रंथ था। मतलब कि किसी मुसलमान द्वारा देसी भाषा में लिखा गया, क्योंकि मुसलमान देसी भाषा में नहीं लिखते थे दोस्तों। और ये पहला धर्मेतर रास ग्रंथ भी है। देखो भाई, धर्मेतर रास ग्रंथ है, मुझे डाउट सा लग रहा था लेकिन है, ये पहला धर्मेतर रास ग्रंथ है। पहला धर्मेतर रास ग्रंथ से समझ रहे हैं आप, धर्म से इतर, मतलब धर्म से हट के कुछ अलग लिखा गया था। ये एक विक्रमपुर की वियोगिनी की विरह गाथा थी दोस्तों इसमें। लेकिन अब हम पढ़ेंगे आगे, समय नहीं है हम पे ज़्यादा, इसलिए हम बढ़ते हैं आगे की ओर। मैं यकीन से बोल रहा हूँ कि आप अगर पढ़ोगे ना तो दिल खुश होने वाला है, बस भरोसा करके चलाना दोस्तों। जहाँ भी पढ़ाया है दोस्तों बच्चों ने किया है भरोसा, लेकिन अब तो तुम्हें पता नहीं है मेरा ढंग से तुम्हें भी। अभी बच्चन सिंह ने किसको बोला है? विद्यापति को। बच्चन जी ने किसको बोला? विद्यापति को। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको बोला है? राजा मुंज को। और रामचंद्र शुक्ल ने देखो क्या बोला? राजा मुंज और भोज। क्योंकि राजा रामचंद्र शुक्ल की आदिकाल से संबंधित, तुम पढ़ोगे ना जब अपभ्रंश से संबंधित जो कथन थे, उन्होंने बोला था अपभ्रंश के जो पद की जो शुरुआत होती है, अपभ्रंश की जो शुरुआत थी राजा मुंज से शुरुआत होकर राजा भोज के कुछ पीछे तक हमें देखने को मिलती है। तो उन्होंने इस तरीके से बोला था, इसीलिए आदिकाल का रामचंद्र शुक्ल के दौरान पहला कवि राजा मुंज व भोज को माना गया। और इन्होंने तो शुरुआत 993 से मानी है। वहीं पर चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने
आदिकाल को अपभ्रंश बोला है और 993 से ही चंद्रधर समारोह में भी शुरुआत मानी है, लेकिन पहला कवि किसको माना है? राजा मुंजु को माना है दोस्तों। इसमें देखो एक लाइन आ रही है, राहुल सांकृत्यायन द्वारा स्वीकृत सिद्ध कवि सरहप्पा। मैंने देखो लाइन तुम्हें बता दिया है, लेकिन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। राहुल सांकृत्यायन द्वारा स्वीकृत सिद्ध कवि सरहप्पा 769 को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। देखो दोस्तों, राहुल सांकृत्यायन द्वारा स्वीकृत सिद्ध कवि सरहप्पा 769 ईस्वी को हिंदी का प्रथम कवि भी माना जाता है। आदिकालीन से संबंधित तथ्य को हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में, और आशा करता हूं दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। दी गई जानकारी दोस्तों आपको अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करेंगे बेझिझक, और कमेंट करेंगे, और शेयर करने से बिल्कुल भी ना डरें दोस्तों। आपका भाई का ही चैनल है, थोड़ा सा यार मदद करो, हेल्प करो, इस चैनल को थोड़ा सा ग्रो करने में हेल्प करो, ताकि ये वीडियो अगर सब तक पहुंचे तो उनको फायदा मिल सके। और यकीनन अगर ये वीडियो वहां तक पहुंचती है जो यूजीसी नेट हिंदी साहित्य से तैयारी कर रहे हैं, तो मैं दावे से बोल सकता हूं उनको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी दोस्तों इन वीडियो से, क्योंकि मुझे पता है मैं कम से कम 4 से 5 बुकों से इन पुस्तकों में लिखता हूं, नोट्स बनाता हूं और फिर जाके आपको प्रोवाइड कर रहा हूं दोस्तों। इन्हीं नोट्सों का आपको कई हजारों रुपए देना पड़ता है दोस्तों, जो मैं आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूं, लेकिन इन नोट्स की वैल्यू समझो। और प्लीज वीडियो को लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और इसको थोड़ा सा शेयर करने लगो। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं कल सुबह फिर से नई वीडियो के साथ।